बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर होंगे। आज 11 फरवरी है और 11 फरवरी का भी इख्तिताम होने के करीब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का इनकाद हुए पूरे 3 दिन गुजर गए हैं और हैरत अंगेज तौर पे या शर्मनाक तौर पे मैं कहूँ, पाकिस्तान के अंदर अभी तक रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस नहीं किए गए। अभी तक जो है वो मुसद्दिका तौर पे खबरें अनाउंस नहीं की गई कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन जहां जहां जो भी जीता वो सब हमारे सामने है, क्योंकि उन लोगों के पास फॉर्म 45 है जिसके मुताबिक वो लोग जीते हुए हैं। और जब पोलिंग हमारे पाकिस्तान के अंदर हुई तो शाम 5 बजे से रात 12 से 1 के दरमियान जो रिजल्ट्स आए थे वो सरप्राइजिंगली तौर पे 2 बजे के बाद बदलना शुरू हुए। उसके बाद सूरत हाल जूं की तूं है और हमारे सामने है। कोई जीता कोई हारा, मुसद्दिका तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इसकी अनाउंसमेंट नहीं की, अभी तक इसका ऐलान नहीं किया। हालांकि ऐलान हो जाना चाहिए था ताकि ये गुमगू की जो सूरत हाल है इसको खत्म किया जा सके। अब 3 दिन गुजर गए हैं और 3 दिन गुजरने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो हतमी तौर पे ऐलान नहीं हो सका। मगर नवाज शरीफ साहब को या नून लीग को बहुत ज्यादा जल्दी थी विक्ट्री स्पीच करने की, बावजूद इसके कि ना तो पंजाब के अंदर 2/3 अक्सरियत है, अगर डॉक्यूमेंटेड तरीके से मैं बात करूं, ना तो 2/3 अक्सरियत जो है वो पंजाब के अंदर उन्होंने हासिल की है, ना उनके पास इतनी अक्सरियत है कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके। मगर विक्ट्री स्पीच चूंकि करना जरूरी थी ताकि अपनी जीत का यकीन दिलाया जा सके, तो ये सरासर झूठ है, ये सरासर डकोसला है, ये सरासर एक धूल है जिसको उड़ाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी अब ये सोच रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब जीते ना होने के बावजूद अपनी विक्ट्री स्पीच कर सकते हैं, तो जोड़ तोड़ करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना रास्ता हमवार कर सकती है। मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब सारी नजरें आजाद उम्मीदवारों के ऊपर है जो बेसिकली तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मगर उन्हें चूंकि आजाद समझा जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी अपना जोर लगा रही है कि आजाद उम्मीदवार उनके हिस्से में आ जाए। नून लीग भी अपना जोर लगा रही है और नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ा ओपनली कहा है कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ मिले, हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए भी तैयार हैं और हुकूमत का हिस्सा भी उनको बनाने के लिए तैयार है। एनीहाउ, इमरान खान की बात एक बार बार याद आती है कि मैं इनको रुलाऊंगा। और जब आप एक सिस्टम के खिलाफ डट जाते हो और जब आप एक करप्शन के खिलाफ, एक माफिया के खिलाफ डट जाते हो, तो फिर खुदा भी आपका साथ देता है। और ये जो पूरे पाकिस्तान की अवाम है ये भी खुदा की मखलूक है जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान सिर्फ अपने विजन की वजह से और सिर्फ अपने बयानिए की वजह से और सिर्फ अपनी राह की वजह से, जो राह हक है उसकी वजह से करोड़ों दिलों के अंदर बसता है। और यही करोड़ों लोग हैं जिन्होंने 8 फरवरी को अपने वोट के ऊपर का जो इस्तेमाल किया इमरान खान के लिए और वोट के ऊपर ठप्पा लगाया जाकर इमरान खान के लिए। मगर जब वोट चोरी होने लगा उनका, तो अब फिर जगह जगह एहतजाज हो रहा है, मगर ये पुरअमन एहतजाज है। इसके अलावा एक दूसरी आम चीज है जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुस्लिम लीग नून अपने ही जाल में फंस गई। मगर आप तमाम लोगों से दरखास्त है कि मेरे चैनल को जरूर आपने सब्सक्राइब करना है। मुस्लिम लीग नून अपने जाल में कैसे फंस गई है? नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने की हामी तब भरी जब उन्हें यह कहा गया कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, आपकी जमात जो है इख्तिदार के अंदर आ जाएगी, मगर थोड़ी सी मियां साहब आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान की जो मिथ है, इमरान खान को तोड़ना बड़ा मुश्किल है और अवाम के दिलों से निकालना बड़ा मुश्किल है। मगर नवाज शरीफ साहब समझते थे कि वो लंदन में है तो बहुत बड़े रहनुमा है, बहुत बड़े लीडर है पाकिस्तान के, चूंकि वो बैठे तो लंदन में थे और लंदन से बैठ के पाकिस्तान की तस्वीर देख रहे थे। इसलिए उनके साहबजादी मरियम नवाज बार बार ये कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो इलेक्शन होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे तो ही इलेक्शन होगा। मुस्लिम लीग नून अपने इसी जाल के अंदर फंस गई है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में फील्ड नहीं दी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और तराजू के दोनों पलड़े बराबर करते करते उन्होंने जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मारा, बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारा है, उसकी सूरत हाल हमारे सामने 8 फरवरी के नताइज हैं जिनका ऐलान नहीं किया जा रहा और जानबूझ के ऐलान नहीं किया जा रहा। अगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की मैं बात करूं कि उनके पास सादा अक्सरियत हासिल हो जाती, तो ये 8 फरवरी की रात ये ऐलान हो जाता कि कौन सी सियासी जमात जो है वो जीती और इलेक्शन कमीशन खुद इससे मुसद्दिका तौर पे अनाउंस करता। मगर अब चूंकि सबसे ज्यादा तादाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, तो इलेक्शन के नतायज को मैनेज करने के लिए इतना वक्त लग रहा है, इसलिए मुझ समेत हर शख्स पीट पीट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कह रहा था कि जनाब आपने इलेक्शन के लिए तारीख तो दिलवा दी है, मगर इस बात की यकीन दहानी भी करवाई जाए कि इलेक्शन तो होगा मगर साफ और शफाफ इलेक्शन होगा। इस वक्त यही हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर मुतनाज़ तरीन इलेक्शन हो गया, साफ शफाफ, इसके करीब से भी हवा नहीं गुजरी और इसी वजह से इलेक्शन के नतायज को मैनेज करने के लिए इसको ताखीर का शिकार किया जा रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड नहीं दी गई
लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में फील्ड नहीं दी गई। चलिए समझ आया। अवाम के दिलों के अंदर और भी वो गर्मी भरी कि ये गलत बात है कि अगर पीटीआई के चंद लोग थे तो वो फिर हजारों के अंदर तब्दील हो गए। फिर उन्होंने कहा जी तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे। तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने से मतलब ये था कि नवाज शरीफ और मरियम की तरह सजाएं इमरान खान को भी होंगी, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी होंगी, और वो करवाई गई। वो सजाएं करवाई गई और खतरनाक से खतरनाक तरीन सजा करवाई गई। फिर तराजू के दोनों पलड़े बराबर करते हुए उसका बिल्कुल सफाया कर दिया गया पीटीआई का। फिर तराजू के दोनों पलड़े बराबर करते करते पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया। तब इन लोगों ने बड़ी बगलें बजाई कि अब इनके पास बल्ला तो रहा नहीं, तो इंतखाब के अंदर ये क्या आएंगे। सोचने वालों ने ये सोचा कि बल्ला तो अब इनके पास है नहीं, तो जिस भी बंदे को जिस मर्जी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो मर्जी निशाना लौट करके खड़ा कर दिया जाए, लोगों को क्या पता चलेगा। क्योंकि हमारे आवाम की अक्सरियत जो है वो निशान देकर ठप्पा लगाती है और वो नाम पढ़ के ठप्पा नहीं लगाती। ये हकीकत है हमारे इस मुल्क की। मगर जब पीटीआई दिलों के अंदर उतर चुकी थी तो फिर पीटीआई का रास्ता चुनने वाले लोगों को भी पता था कि हमारे हलके का जो उम्मीदवार पीटीआई का है वो कौन से इंतखाबी निशान के ऊपर खड़ा है। इन्होंने किसी को जूता, किसी को बैंगन, किसी को कद्दू, किसी को चिमटा, किसी को नाल, किसी को कुछ दे दिया। मगर अवाम ने देख लिया कि हमारा उम्मीदवार कौन सा है। जिन्होंने ये सोचा था कि बल्ला छिनवा देने से या छीन जाने से पीटीआई और भी मुकम्मल तौर पे मिट जाएगी, तो वो गलती में थे। इमरान खान जेल में बैठकर वो स्ट्रेटजीज बना रहा था जो किसी की खामख्याली भी नहीं थी, किसको सोच भी नहीं सकता था। यानी कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर कराते कराते अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा। वो हमारे सामने 8 फरवरी के, और इसी वजह से इलेक्शन के जो नताइज है उनको सामने नहीं आने दिया जा रहा। अच्छा, हमारे मुल्क में एक और भी आम रिवायत है, और वो हमारी रिवायती सियासी जमातों की वजह से, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, जब भी मुश्किल वक्त आता है, कड़ा वक्त आता है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून का जब भी कड़ा वक्त आता है तो फौरन ये भाग जाते हैं। ये लंदन भाग जाते हैं, लंदन भाग जाएंगे, किसी भी मुल्क में भाग जाएंगे, वहां जाके एक तवील कयाम करेंगे, साला साल पाकिस्तान वापस नहीं आते, सारे साल वापस नहीं आते। दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन पे भी जब सख्ती आती है तो वो पैर पड़ जाते हैं, घुटनों पे हाथ लग जाते हैं, उनके दाएं बाएं तितर बितर हो जाते हैं। और एमकेएम के बारे में तो खास तौर पे सबको पता है कि वो जलती पे तेल छिड़क देती है, और जब कोई मुश्किल में होता है तो अपनी मनमानियां करवा लेती है। वो चढ़ते सूरज को सलाम करती है। एमकेएम के बारे में ये तासुर है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान पे कड़ा वक्त आएगा तो इमरान खान का क्या होगा, पीटीआई का क्या होगा। इमरान खान तो भाग जाएगा, इमरान खान तो डील कर लेगा। सबको बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था। मुझे अभी ओन चौधरी की स्टेटमेंट, ओन चौधरी के हवाले से स्टेटमेंट याद आ गई। ओन चौधरी के हवाले से ये कहा जाता था कि ये नून लीग कहती थी कि ओन चौधरी एक ड्रग सप्लायर है और ये इमरान खान को ड्रग्स जो है वो सप्लाई करता है। फिर इसी ओन चौधरी को जो है मुस्लिम लीग नून ने अपना वोट भी डाला। कमाल की बात है, बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कैसे कैसे नमूने और कैसे कैसे मोजे होते हैं। वो ओन चौधरी इमरान खान के खिलाफ भी खड़ा हो गया, वो ओन चौधरी इमरान खान के खिलाफ आधा मुआफ गवाह भी बन गया, और इद्दत केस में, निकाह केस में जो भी उसने बयान दिया वो हमारे सामने है। बात यहां पर यह है कि इमरान खान के बारे में ये सोचा जा रहा था कि वो ड्रग लेता है, अगर वो नहीं उसको मिलेगी तो जेल में वो तड़पेगा, वो भीख मांगेगा डील की, हम उसे फिर उड़ा देंगे, किस्सा खत्म, आर पार हो जाएगा, और फिर वही हमारा राग और वही हमारी चीजें होंगी। इमरान खान के टेस्ट हुए तो इमरान खान के खून में से कहीं से भी ड्रग्स का कोई एक नमूना नहीं मिला। इमरान खान के बारे में था कि इसे सर्दी में सड़ाया जाएगा। इमरान खान ने सर्दी बर्दाश्त कर ली, इमरान खान ने सख्तियां बर्दाश्त कर ली, इमरान खान ने सजाएं बर्दाश्त कर ली, मगर वोटर को उसने कहा कि पुरअज़्म रहना है, और वोटर पुरअज़्म रहा। उम्मीदवारों से कहा कि डट के मुकाबला करो, सख्ती आएगी बर्दाश्त करो, और उन्होंने इमरान खान को फॉलो करते हुए ये सारी चीजें बर्दाश्त की। आज सूरत हाल हमारे सामने है। तो मैं कह रही हूँ कि नून लीग फंस गई है। अब हुआ ये कि कल मैंने आपको अपने व्लॉग में ये बताया था कि शुएब शाहीन साहब ने ये ऐलान किया है, इमरान खान साहब ने ये हिदायत खास तौर पर जारी की है बैरिस्टर गौहर साहब के जरिए भी, कि रात 12 बजे के बाद अगर नताइज आपको नहीं मिलते तो तमाम आरओज ऑफिस जो है पाकिस्तान के, उनके बाहर पुरअमन तौर पर एहतजाज किया जाए और अपना वोट चोरी होने से बचाया जाए। अब रात 12 बजे के बाद से ऑनवर्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर आरओ ऑफिस के बाहर एहतजाज हो रहा था, और ये पुरअमन एहतजाज था, सबको पता है, सब ने वो सारी चीजें देखी हैं। मगर चंद गुल्लू बट शामिल कराए गए उन एहतजाजों में, और ये बार बार पीटीआई पूरी पीटीआई ने ये बात की, ट्विटर पे, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे भी आप इस तरह का कोई पुरतशद्दुद इंसिडेंट देखें, कोई अवाम को इश्ताल दिलाने वाला शख्स देखें, उसको पकड़ें, उसको रोकें, उसको मना करें, अगर वो पीटीआई का है, आपने कड़ी नजर रखनी है। अच्छा, हुआ ये कि चंद गुल्लू बट इन एहतजाजों के अंदर शामिल कराए गए,
اور ان گلو بٹوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا اور خود پی ٹی آئی کے لوگوں کی گاڑیاں بھی توڑی پھوڑی، اور شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ویڈیوز بھی ہیں، ایویڈنسز بھی ہیں، اور ان گلو بٹوں کے ساتھ مل کے جو پولیس تھی اس نے بھی پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں ان کے اوپر تشدد کیا احتجاج کے دوران۔ یہ پرامن احتجاج تھا جس کا حق ہر جمہوری ملک میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے، مگر اس کو احتجاج کو پرتشدد بنانے میں پولیس نے اپنا رول پلے کیا۔ اب شعیب شاہین صاحب ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایویڈنسز موجود ہیں اس چیز کے۔ اب نتائج جب تک نہیں آئیں گے تب تک تو یہ چلتا رہے گا، یہ تو دمادم مست قلندر چلتا ہی رہے گا، اور اب الیکشن کے نتائج آ جانے چاہیے۔ اگر زیادہ اور تاخیر ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو اس وقت فارمولا چل رہا ہے، جوڑ توڑ کا فارمولا چل رہا ہے، جو اس وقت پورا مافیا اکٹھا ہو رہا ہے عمران خان اور آزاد امیدواروں کے خلاف، وہ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب کو اندر کے ان کے اپنے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ اپوزیشن میں آ جائیں، جو مسلم لیگ نون ہے وہ اپوزیشن پارٹی بن جائے۔ اب نواز شریف صاحب یہ کیسے قبول کریں؟ ان کو تو خواب یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ واپس آئیں گے اور چوتھی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر سے ان کے اپنے لوگ میاں نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن بن جائے، کیونکہ اس وقت سیاسی طور پہ جو ایک سیاسی جماعت ہے نون لیگ، اس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ان الیکشنز کا، کیونکہ وہ بالکل اوپنلی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ بہتری دکھائی ہے، اور تحریک انصاف کا تو پھر مقابلہ ہی نہیں ہے، تحریک انصاف کا کسی طور مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے اپوزیشن میں آنا، کیونکہ اپوزیشن کا مشورہ اس لیے انہیں دیا جا رہا ہے، آپ اپوزیشن میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ گورنمنٹ کا چلنا مشکل کریں گے، ان کے فیصلوں پہ تنقید کریں گے، اور ان کی جو نیا ہے ان کو ڈبونے میں ہم لوگ اپنا رول پلے کریں گے، اسی لیے اپوزیشن میں آ جائیے، تھوڑا فیس سیونگ بھی ہو جائے گا، اور لگے گا سب کو کہ میاں صاحب نے جو وکٹری سپیچ کی تھی اس کے باوجود انہوں نے گورنمنٹ اپنی دے دی۔ اب میاں نواز شریف صاحب یاد رہے اس کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں تک رہ گئی احتجاجوں کی بات، تو تلا گنگ کی صورتحال ہے۔ تلا گنگ میں جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہو رہا تھا اور جو پی ٹی آئی رہنما وہاں پر موجود تھے، ان کے خلاف جناب یہ تازہ خبر میرے پاس ہے کہ دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں، اور پورے پاکستان میں 2 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر شدید اور بدترین قسم کی دھاندلی ہوئی ہے۔ اس میں تو ایک لاہور شہر شامل ہے، اس کے تو سب نے کھلی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی، صحافیوں سمیت سب نے دیکھی۔ لاہور کے اندر جس طرح سے بیلٹ باکسز اٹھائے گئے، پولیس وہاں پر پہنچی، وہاں پہ مار کٹائی ہوئی، اور بوگس طریقے سے خواتین کے ذریعے سے ووٹ دلوائے گئے۔ اور دوسرا ہے کراچی، کراچی میں بھی چھرا پھیرا گیا ہے عوام کے ووٹ کے اوپر، عوامی مینڈیٹ کے اوپر چھرا پھیرا گیا۔ یہ 2 بڑے شہر ہیں، اور یہاں سے اسی لیے بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہ شکایت موصول ہو رہی ہیں، بہت زیادہ امیدوار ہیں جو کہ اس وقت ہائی کورٹس کے اندر چلے گئے ہیں، عدالتوں کے اندر چلے گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی جیت کو قبول نہیں کر پا رہے، جیت کو اور جو ہار ہے اس کو تسلیم نہیں کر پا رہے۔ جیت قبول نہ کرنے والوں میں مسلم لیگ نون کے لوگ شامل ہیں، دوسری جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، جن کو پتہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ کیا تھا اور ہمیں جان بوجھ کے جتوایا گیا۔ اس میں ایک میرے پاس NA 183 اور PS 286 کے نمائندے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے جتوایا تو گیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، وہ جیتے ہیں، اور PS کی سیٹ پہ سردار فرد صاحب ہیں وہ جیتے ہیں، تو یہ میں نہیں مان سکتا۔ دوسری طرف ایک شاہ نواز جدون صاحب ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے، میں پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ کے یا تو متحدہ قومی موومنٹ میں چلا جاؤں یا میں پیپلز پارٹی کے اندر آ جاؤں، میرے پہ بڑا پریشر ہے، مگر میں خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت بہترین ٹیم ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کے پاس بہترین ٹیم ہے، عوامی مینڈیٹ ہے، کروڑ کی تعداد میں لوگ ہیں۔ اب عمران خان صاحب جلد یا بدیر تو میں نہیں کہوں گی، بہت جلد ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ سے عوام کے درمیان ہوں گے، اور جو بائی الیکشنز ہونے جا رہا ہے ان بائی الیکشنز کے اندر پاکستان میں عمران خان کی سزائیں تب تک ختم ہو چکی ہوں گی، ان بائی الیکشنز میں عمران خان کو کھڑا کروا کے دوبارہ جتوایا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے بطور چیئرمین وہ دوبارہ سے قانونی لحاظ سے ہمارے سامنے آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔